Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एंड एडीए डेफिशिएंसी। ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर की, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज द सिक्रीटेड बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एंड इट नॉट एलिक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। अगर हम कह रहे हैं कि हम दूसरे एनिमल से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके उन पेशेंट्स को दें जिन्हें डायबिटीज़ है, मतलब उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली बन नहीं रहा है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो इंसुलिन उतना ही मतलब वो इंसुलिन कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना करे और वो इंसुलिन उतना ही इफेक्टिव हो। बट ऐसा देखा गया क्योंकि जब इनिशियली इंसुलिन को यूज़ किया गया जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया था कैटल से, पिग से, तो वो इंसुलिन ने, क्योंकि वो एनिमल सोर्स से था, तो कुछ पेशेंट्स में एलर्जी डेवलप हुई। ठीक है, फॉरेन प्रोटीन्स पाए गए उनके ब्लड में जो कि एलर्जिक रिएक्शंस थे, मींस वो एक टाइप का इम्यून रिएक्शन था। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया इन द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के बाद यही आइडिया था कि नाउ इमेजिन इफ अ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। तो ये कितनी अच्छी बात होगी, कितना इजी होगा हमारे लिए कि एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है, और अब वो बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है तो हम उसका लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोरिएक्टर में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से, वो हार्मोन जो है इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो और भी इजी होगा कि हमारा एक हार्मोन एक बैक्टीरिया बना रहा है जिससे हम उन पेशेंट्स को दे सकें जो अपने लिए ये इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे पहले इंसुलिन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि इंसुलिन हार्मोन क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है और कौन से ऑर्गन से वो रिलीज होता है। तो हमने 11th में भी पढ़ा है 22 चैप्टर में कि इंसुलिन जो है हमारा एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज रिलीज करती है, और इंसुलिन का मेजर फंक्शन क्या है, टू लोअर डाउन द ब्लड ग्लूकोज, है ना। तो अब इंसुलिन किससे बना हुआ है, इंसुलिन हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड, उसमें दो पॉलीपेप्टाइड शॉर्ट चेन है, चेन ए और चेन बी है, और ये दोनों चेन जो है वो लिंक्ड है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है, अभी डायग्राम में भी देखेंगे क्या है डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब जैसे कि मैमल्स में इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एज प्रो हार्मोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और जब उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, जब उनको एक्चुअली वर्क करना है, तभी वो एक्टिव होंगे, है ना। तो जैसे मैंने आपको ट्रिप्सिन का एग्जांपल बताया था, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में वो रिलीज होता है, फिर ट्रिप्सिन बाद में वो एक्टिवेट होता है ना। 11th में भी हमने पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट चीज है इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। ठीक है, तो प्रो हार्मोन, प्रो एंजाइम इस तरह से कहेंगे, और प्रो हार्मोन तभी प्रोसेस होगा और तभी एज अ फंक्शनल मेच्योर एंजाइम या सॉरी मेच्योर हार्मोन वर्क करेगा जब उसको लोअर डाउन करना है ब्लड ग्लूकोज, जब वो रिलीज हुआ है एज अ प्रो हार्मोन। अब उसका फंक्शन क्या है, लोअर डाउन करना, तो वो प्रो हार्मोन से एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट होगा विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो आप देखो यहाँ साफ साफ बता दिया कि इंसुलिन जो है वो टू पॉलीपेप्टाइड से बना है, ए और बी चेन है, वो दोनों डाइसल्फाइड बेजेस से जुड़ी हुई हैं। बट जब इंसुलिन रिलीज होता है तो वो प्रो इंसुलिन या फिर प्रो हार्मोन की तरह रिलीज होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। तो इनएक्टिव फॉर्म में एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड है जो कि सी पेप्टाइड है। जैसे ही सी पेप्टाइड हटेगी तो इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। यही बात नेक्स्ट भी लिखी है कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। तो जब इंसुलिन का मैच्योरेशन होगा, वो फंक्शनल होगा, तो सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात, डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया कि ए और बी पेप्टाइड है, ये हमारी ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े हैं, प्रो इंसुलिन जो कि जिसे हम प्रो हार्मोन कह रहे हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। फिर जैसे ही ये रिमूव होगा तो हमारा जो इंसुलिन है वो मेच्योर होगा। तो जो मेन चैलेंज था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, क्योंकि हमें मतलब ऑब्वियसली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से उसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ एक बैक्टीरिया में डालेंगे तब लार्ज प्रोडक्शन होगा इंसुलिन का, है ना।
तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या थी, गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म, क्योंकि वो तो हमारे इस तरह के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसको मैच्योर फॉर्म में कैसे करना है। तो 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने प्रिपेयर किए 2 डीएनए सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। तो ए चेन और बी चेन को सेपरेटली बनाने के लिए, है ना, ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस इन प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया ए चेन का भी जीन, बी चेन का भी, ताकि दोनों चेन्स प्रोड्यूस हो सके, ए और बी चेन। तो चेन ए और बी है वो सेपरेटली प्रोड्यूस की गई, एक्सट्रैक्ट की गई और फिर कंबाइन किया उन्हें विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन इंसुलिन। तो यहाँ ये जो कंपनी ने ये पूरा आइडिया जनरेट किया कि ऐसे करें ईजिली, आराम से दो चेन्स को, मतलब दोनों के जीन प्लाज्मिड में डाल के, ऑर्गेनिज्म में डाल के सेपरेटली प्रोड्यूस करें, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम मैच्योर इंसुलिन बना दें। तो ये आपकी जो टेक्निक है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे प्रो इंसुलिन से इंसुलिन प्रिपेयर किया गया बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और क्यों जो है हमारे ह्यूमन एनिमल सोर्स से जो हमारा इंसुलिन था वो प्रॉब्लमैटिक क्यों था। तो सिंपली हमें लिखना है क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ह्यूमन में। तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास जीन थेरेपी। तो हम जीन थेरेपी से क्या समझते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम जीन्स को यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट और ट्रीट डिसीज। मतलब अब यहाँ में जो रूट कॉज है, क्योंकि जीन्स में ही कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ है, वहीं पे कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी आई है, तभी तो डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है, तभी तो हमें डिसीज हो रही है। तो जीन थेरेपी वो टेक्निक है जिसमें हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस करेंगे या फिर उसे साइलेंट करेंगे और न्यू जीन ऐड करेंगे, जिससे मतलब ये क्या है, एक अटेम्प्ट है टू क्योर अ डिसीज और टू इम्प्रूव योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट द डिसीज। अगर मैं प्रॉपरली उस जीन को रिप्लेस नहीं कर पा रही, न्यू जीन ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से कुछ एडिशन करूँगी, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करूँगी ताकि वो पर्सन फाइट कर सके उस पर्टिकुलर डिसीज से। तो जीन थेरेपी में यही मेन चीज़ है, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है कि जीन थेरेपी होल्ड प्रॉमिस फॉर ट्रीटिंग वाइड रेंज ऑफ डिसीजेस। तो कौन कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो ठीक हो सकती है विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, या जिन पे काम चल रहा है, जैसे कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हीमोफीलिया, एड्स। इसमें से आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिसीजेज हैं जिनका जेनेटिक रीजन है ना। फिर जैसे हम जो मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, और जो भी चीज़ जो आपको जेनेटिक लेवल से अफेक्ट कर रही है। तो अगर हम रूट कॉज ही पता लगा लें कि डीएनए में ये सेगमेंट है, ये जीन है, यही फॉल्टी है जिसकी वजह से फॉल्टी प्रोटीन बन रहा है, तो हम कुछ उस बीमारी को ईजिली ठीक कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी क्या है, इस कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। तो हमें क्या अलाउंस दे रहा है कि हम वो जीन डिफेक्ट को करेक्ट करें दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड एंड एन एम्ब्रियो, जो कि डायग्नोज हो चुका है ऑलरेडी एक बच्चे में या फिर एम्ब्रियो में, है ना। क्योंकि अगर हम छोटे ही स्टेज में उसे ठीक कर देंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिसीज। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उस पर्सन के अंदर वो जीन ही इंसर्ट कर रहे हैं और फॉल्टी जीन को, डिफेक्टिव जीन को हटा रहे हैं। तो करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, अब जीन डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो क्या करना है, इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। हम नॉर्मल जीन को डिलीवर करेंगे इंडिविजुअल में या एम्ब्रियो में टू टेक ओवर द फंक्शन या कंपनसेट फॉर दैट नॉन फंक्शनल जीन। देखो ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन हुआ है, कि म्यूटेशन ऐसा हुआ कि वो जीन ही नॉन फंक्शनल हो गया, अब वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा है, तो अब हमें वो प्रोटीन चाहिए। मान लो ए प्रोटीन है जो नॉर्मली बनता है और कुछ फंक्शन करता है, अब यहाँ पे वो ए प्रोटीन में म्यूटेशन नहीं हुआ, वो ए प्रोटीन बन ही नहीं रहा, तब भी तो हमें एक जीन इंसर्ट करना पड़ेगा ना उस प्रोटीन को बनाने के लिए, है ना। तो जैसे कि आपका, हाँ, थैलेसीमिया में हम कह सकते हैं जिसमें आपकी अल्फा और बीटा थैलेसीमिया है, जिसमें आपकी चेन ही नहीं बन रही है प्रॉपरली, है ना। तो जीन थेरेपी हैज़ नाउ बिकम अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप वाइज देखें, सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। कौन सा जीन है जो प्रॉब्लमैटिक है, जो नॉन फंक्शनल है, उसको आइडेंटिफाई करें।
ठीक है। डुप्लीकेट उस जीन का डुप्लीकेट जीन हम देखें किस ऑर्गेनिज्म से हम वो ले सकते हैं, ह्यूमन से, जिससे भी हम वो जीन ले सकते हैं, फिर उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के फिर अब क्या करना है, इंसर्शन ऑफ दैट जीन। अब वो जीन को इंसर्ट कराना है तो ट्रांसफर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, या फिर इंसर्ट करेंगे डायरेक्ट न्यूक्लियस में। हमने सारे स्ट्रैटेजीज प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं कि हम किसी भी करेक्टिव जो जीन इंटरेस्ट है, फ्रेगमेंट है, स्ट्रेच है, उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द ह्यूमन जीनोम, है ना। तो जो जीन है, अब जो भी वो ऑल्टर्ड जीन है, फॉल्टी जीन है, उसको रिप्लेस कर देगा हमारा जो करेक्टेड जीन है। तो जीन थेरेपी इज सिंपली द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू एग्जिस्टिंग सेल। अब मैं हमारे ह्यूमन जीनोम में कोई चेंजेस नहीं कर रही, जो एग्जिस्टिंग सेल में जो जीनोम है वो वैसा ही है, बस मैं करेक्टिव जीन डाल रही हूँ डिफेक्टिव को हटा के, है ना। टू प्रिवेंट और क्योर अ वाइड रेंज ऑफ डिसीज, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर। अब जैसे कैंसरस ट्यूमर, कैंसर होने का एक और रीजन हमने पढ़ा था, ऑन्कोजीन्स होते हैं, ऑन्को वायरस होते हैं। तो ऑन्कोजीन्स है, अगर मैं वो जीन को हटा के करेक्टिव जीन्स डालूंगी तो भी तो मैं सेल की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसे रोक सकती हूँ, तो ब्रेन ट्यूमर को मैं प्रिवेंट कर सकती हूँ। द रीजन दिस ट्यूमर इज फॉर्मिंग इज ड्यू टू सम डिफेक्टिव और म्यूटेटेड जीन। ये तो हमें बताइए कि कैंसर जो है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट या फिर म्यूटेटेड जीन, तो मैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी से क्योर कर सकती हूँ। नेक्स्ट चीज आती है, ये देखो जीन थेरेपी में यही सिंपल सा डायग्राम है आपका, एडिनो वेक्टर जो कि हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम यहाँ यूज कर रहे हैं। करेक्टेड जीन को इंट्रोड्यूस किया, ये जो ब्लू कलर का डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करेंगे और करेक्टिव जीन जाएगा। तो सिंपली हम जो जीन थेरेपी है उसका मेन मोटो ही ये है, डिफेक्टिव जीन को पहचानो कि कौन सा है, आइडेंटिफाई करो, उसके आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो करेक्टिव जीन है उसको क्लोन करके क्लोनिंग वेक्टर के साथ आपने, मतलब क्लोनिंग वेक्टर के साथ आपने इंसर्ट किया, क्लोनिंग किया उसका, जब और फिर उस करेक्टिव जीन को किसी वेक्टर की हेल्प से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया इनसाइड द सेल, जो कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन सेल, जो हमने पढ़ा ना एग्जिस्टिंग ह्यूमन जीनोम में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एडीए डेफिशिएंसी। एडीए क्या है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज। तो ये एक एंजाइम है, ये जो मैंने रेड में मार्क किया है आपकी बुक में नहीं दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा आपको बता देते हैं कि ये एंजाइम करता क्या है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एडीए डेफिशिएंसी की तो डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, कुछ लैकिंग है तभी तो हो रही है। तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज एक एंजाइम है जो कि वर्क करता है, इज अ प्यूरिन डिग्रेडिंग एंजाइम। तो प्यूरिन पायरिमिडीन क्या है, हमारे डीएनए के कंपोनेंट है, ऑलरेडी हम 6th चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। कैटेलाइजिंग एडिनोसाइन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन टू प्रोड्यूस आइनोसिन एंड डीऑक्सी आइनोसिन। तो हमारा ये जो एंजाइम है ये प्यूरिन को डिग्रेड कर रहा है, हम इतना समझ गए। और किसको डिग्रेड कर रहा है, किसको कैटेलाइज कर रहा है, एडिनोसिन को और डीऑक्सी एडिनोसिन को, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, आइनोसिन और डीऑक्सी आइनोसिन, ये इसके लास्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो एडिनोसिन डीअमाइनेज एक प्रोटीन है, मतलब ऑब्वियसली हमें पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स throughout the body and is associated with the activation of lymphocyte। तो हमारा ये जो एडिनोसाइन डीअमाइनेज है ये सिर्फ प्यूरिन डिग्रेडिंग एंजाइम नहीं है, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी इम्यूनिटी में भी ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो क्या किससे एसोसिएटेड है, विद द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब बी और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब आपकी एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स वो हमें पता ही है, इम्यून सेल, इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो एडीए हमारा प्यूरिन डिग्रेडिंग एंजाइम के साथ हमारे इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो किस टाइप के फंक्शन के लिए, एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो अब एडीए डेफिशिएंसी एक्चुअली है क्या, ये फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी जिसमें एडीए डेफिशिएंसी, मतलब ये जो बीमारी है इसे ठीक किया गया। कैसे और कब पहचाना गया, 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल में ये डिटेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या किया, दिस डिसऑर्डर, अब ये डिसऑर्डर क्यों हुआ है, कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसाइन। तो अब यहाँ देखो किस टाइप का म्यूटेशन है, डिलीशन है यहाँ पे। तो आपका जो जीन है जो इस एंजाइम के लिए कोड करता है वो है ही नहीं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, हमें पता है वो जीन ही नहीं है तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली।
तो एडीए डेफिशिएंसी कैसे क्योर कर सकते हैं? बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक हमारा तरीका हो गया। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट, ये चीज कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से कर सकते हैं या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बोन मैरो हमारे सारे लिम्फोसाइट्स, ब्लड सेल्स ये सब बनाता है। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। तो ये तो एक सिंपल बात बोल दी कि ऐसे हम कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम विद बोथ दीज अप्रोचेस, पर इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है। आपको ट्रांसप्लांटेशन के पास 100% कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक ही रहेगा। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम का फंक्शनल जो एक्टिविटी है वो कुछ ही टाइम तक रहेगी। तो जो फर्स्ट स्टेप था जीन थेरेपी में वो है कि लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले क्या किया, जो लिम्फोसाइट है पेशेंट के, उसे कल्चर में ग्रो किया। अब जो एक फंक्शनल एडीए है, मतलब एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो एंजाइम है, उसका cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इन दीज लिम्फोसाइट्स। अब इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया विच इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। तो अब हमने यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे क्या काम किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया इन द लिम्फोसाइट्स। तो हाउ एवर these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte। तो अब हमें पता है ये सेल्स इमॉर्टल तो नहीं है, अमर तो नहीं है, है ना, तो लिम्फोसाइट्स को बार बार इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, तो क्योर तो देखो आपकी परमानेंट क्योर क्या है, यहाँ पे हमने तीनों स्टेप्स देख लिए। हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर लिया, एंजाइम थेरेपी भी कर ली, हमने ऐसे लिम्फोसाइट्स भी बना लिए जो कि कैसे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट भी बना लिए, बट लिम्फोसाइट का भी अपनी लाइफ स्पैन होती है, वो खत्म हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ है हम बोन मैरो में से जीन आइसोलेट करें जो कि एडीए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि एडीए की डेफिशिएंसी है, तो वो एडीए प्रोड्यूसिंग जो जीन है वो हम इंट्रोड्यूस कर ले सेल्स में एट अर्ली स्टेज, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये हमारा परमानेंट क्योर है, क्योंकि जो बीमारी स्टार्ट हो रही है डेफिशिएंसी वो यही है ना, एडीए प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो अब हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे एडीए प्रोड्यूस हो जाए इजीली। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।